हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज जेनेटिक्स के एक अगले वीडियो सेगमेंट के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में। और ये साइटोलॉजिकल इनहेरिटेंस है और इसके अंदर हम बहुत ही कमाल की आज बातें करेंगे। और साथ में मेंडल के और ये जो जेनेटिक्स का जो चैप्टर है इसको आगे की तरफ कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्द ये आगे की तरफ बढ़े और पूरा कोर्स जो है वो बहुत ही इजी तरीके से आसानी के साथ जो है आप सॉल्व कर सकें और आपको अच्छा खासा जो है वो फायदा देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में मैं आपसे बात करने चलूं उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपके लिए हैं कि अगर आप अनअकैडमी पे मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं या फिर आपके जो भी आप जिनको जानते हैं और वो भी आपके लेक्चर्स को देख रहे हैं या फिर आप उनको प्रीफर करना चाहते हैं मेरे लेक्चर को या अनअकैडमी के किसी भी लेक्चर को आप प्रीफर करना चाहते हैं तो उन्हें ये रिफरल कोड जरूर बताएं। दैट इज अ नीट एम या नीटम आप इसे बोल सकते हैं। ये नीट एम जो है ये मेरा रिफरल कोड है जिसका इस्तेमाल करके आप अभी लिमिटेड टाइम तक 20% तक का आपको ऑफ मिल सकता है। ठीक है, तो लोगों के साथ में शेयर करिए और अनअकैडमी पे मिल रहे ऐसे फायदों का आप इस्तेमाल जरूर उठाइए क्योंकि हमेशा 10% या 5% होता है। बहुत ही कम टाइम पे आपको ये 20% का रिफरल कोड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। बहुत बातें हो गई रिफरल कोड को लेकर के। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, अपना पैसा बचाना चाहते हो, कम बजट में ही काम कर देना चाहते हो या फिर आपकी मर्जी। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं ये बहुत सीधा ट्रू द स्ट्रेट पॉइंट है। अगर आप इसमें घूमेंगे, इधर उधर के लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम और दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप इस लेक्चर के साथ में शुरू से जुड़े रहेंगे, जेनेटिक्स में जैसे कि पुराने वीडियोस हैं आप उनके साथ में शुरू से जुड़े हुए हैं या फिर आप इस लेक्चर के साथ शुरू से जुड़े रहेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। बट इस लेक्चर को देखने के पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपको सेल डिवीजन ये जो टॉपिक है ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए। बात समझिएगा मेरी बात। इस टॉपिक को समझने के पहले आपको सेल डिवीजन की एक नॉर्मल जो तरीका है वो आना चाहिए। जैसे मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस सेकंड होती है, वो कैसे होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको आएंगी तो आपके सामने जो इमेजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब आपके बारे में अब मैं आपको बताऊं कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें दरअसल है क्या, इस चैप्टर के अंदर अब क्या बचा हुआ है। तो देखिए आज जिस बात को मैं आपको करूंगा वो थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके मेंडल के लॉ को जो रीडिस्कवर किया गया था। तो उसके पहले जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मेंडल ही जेनेटिक्स के फादर हैं और आप जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप मेंडल का जिक्र जरूर पाएंगे। ये आपके सामने एनसीईआरटी की ही लाइन है, इसमें भी मेंडल के काम का ही जिक्र है। तो उसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुनते रहिएगा। ठीक है, देखिए मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, राइट। अब जो आदमी मैथमेटिशियन है उस आदमी को पता नहीं कि जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है। तो ये जब भी जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अभी अगर मैं एक मैथमेटिक्स के आदमी को बोल दूं कि यार तुम्हारी आंखें काली हैं, तो बहरहाल आज के समय में तो आदमी जानेगा। बट अगर आप किसी पुराने किसी आदमी से पूछेंगे, किसी ओल्ड मैन से पूछेंगे तो बोलेगी कि मेरे माँ बाप के अंदर से कुछ आया होगा या फिर मेरे माँ बाप की आंखें ऐसी हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, राइट। मेंडल के पास भी कोई जवाब नहीं था उस समय तक। मेंडल चूंकि एक मैथमेटिशियन थे तो उनके पास ये कोई जवाब नहीं था कि वो लोगों को बता सकिए कर सकें कि भाई साहब ये चीज जो है वो एक जीन का है, और लोग इनको भी नहीं बता पा रहे थे। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट से ये मिलते थे ये फैक्टर होने की बात करते थे, क्रॉस व्रॉस दिखाते थे, मैथमेटिक्स दिखाते थे। अब आपको पता है कि अगर आप बायोलॉजिस्ट को मैथ्स दिखाएंगे तो उसके कुछ पल्ले तो पड़ेगा नहीं। जैसे कि भाई मेरे साथ में होता है, अगर मुझे आप कोई मैथ्स बता दे तो भाई मेरी हालत खराब हो जाती है मैथ्स का नाम लेकर के।
तो यही काम मेंडल जी के भी साथ में था। मेंडल जी भी अपना पूरा पोथी लेकर के पहुंचते थे, बायोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते थे मैथ्स वाली पोथी लेकर के। अब मैथ्स वाला आदमी जब इनके एक्सपेरिमेंट को देखता था, समझने की कोशिश करता था, तो भाई काम ही नहीं हो पा रहा था, उसका समझ ही नहीं पा रहा था। क्योंकि ये बात बात पे बोलते कि अगर उसका कलर व्हाइट है तो वो फैक्टर उसके अंदर वैसा है, ये देखिए मैंने क्रॉस करके दिखाया है डायरी में, ऐसे ही बोलते थे लोगों के सामने। तो जब ऐसे लोगों के सामने बोलते थे तो लोग लगता था यार ये मैथमेटिक्स में कहाँ बायो घुसा रहा है। तो इनके एक्सपेरिमेंट को उस समय तक, मतलब हिज टाइम पीरियड, मतलब मेंडल के समय तक, एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, मेंडल के टाइम तक किसी ने भी इनके एक्सपेरिमेंट को समझ नहीं पाया और सभी ने इनके एक्सपेरिमेंट को बैक टू बैक डिस्कार्ड किया। साक्षी, क्वेश्चन का सेशन लास्ट टाइम है, अगर आप जेनेटिक्स पढ़ना चाहती हैं तो आप बेशक रुक सकती है, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये कहा कि मेंडल के टाइम तक जो है वो चीजें जो है भाई साहब, मतलब मेंडल के टाइम तक किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि रीजन ये था कि मेंडल खुद कोई क्लियर इमेज नहीं बता पाए थे, केवल वो फैक्टर बताते थे और फैक्टर बताने के बाद वो कैरेक्टर बता देते थे। बट जब थोड़ी सी डिस्कवरी, या 25 सालों का टाइम बहुत बड़ा गैप होता है, मेंडल के 25 सालों के बाद जब 3 साइंटिस्ट, जिनका नाम बगल में मेंशन है आपके सामने, डी व्रिच कोरेंस एंड वॉन शेमार्क, जब इन्होंने दोबारा मेंडल की पोथी को पलटा, तो ये बात खुलकर के सामने आई कि मेरे भाई, क्विज बेटा 10 बजे के आसपास में क्विज होता है, तो 10 बजे आप करेक्ट आइएगा, ठीक है। ये केवल एकेडमिक सेशन है, तो आप यहाँ पे रह के समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब मेंडल के साथ में प्रॉब्लम्स आ गई कि भाई, मतलब एक बात ये है कि यार अब किसी को समझ में नहीं आ रहा मेंडल का एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल मर गए। मतलब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया कि चलो भाई मैंने कुछ तो किया है, काम किया है, अपने काम को पब्लिश किया, और उसके बाद मेंडल जी की डेथ हो जाती है। तीनों साइंटिस्ट उसके बाद जब इनको रीडिस्कवर करते हैं, और उसके बाद वो काम, और बहुत तेजी से काम हो रहा था किस एरिया में, सेल के एरिया में, सेल के एरिया में काम बहुत तेजी से हो रहा था, और उस तेजी से काम होने के कारण बीच में बात टर्म आकर के फंस गई जेनेटिक्स को लेकर के। देखिए मेरी बात को समझिए जरा सा, सेल में काम हो रहा था, तो जाहिर तौर पे लोगों ने डीएनए में इंटरेस्ट दिखाया। शिवरन जी, अगर आप लोग क्विज सेशन के लिए आए हुए हैं तो उसका सेशन मैं आपको फिर से बता दूं, वेलकम पहली बात तो। और अगर आप क्विज सेशन के लिए आए तो उसका सेशन 10 बजे से है, ये एक एकेडमिक सेशन है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आज ये एकेडमिक सेशन है, मतलब रात के 10 बजे होता है। टॉपिक है सेल, आज सेल रहेगा, ठीक है। मैंने वो डाल दिया, स्केड्यूल कर दिया है क्लास को, तो आप मेरे प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए, और अगर आपको जेनेटिक्स पढ़ना है बेसिक से तो आप बिल्कुल डेफिनेटली सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पे जो सवाल उठा वो ये उठा कि भाई न कि जेनेटिक्स में मैं, हाँ तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ, ओके। तो मैंने ये, हाँ ठीक है, कम्युनिटीज में नहीं बेटा, प्रोफाइल पे मेरे मिल जाएगा, आपको फॉलो कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि अब इनके एक्सपेरिमेंट किसी को समझ में नहीं आ रहे थे। फिर जब मैंने बताया कि सेल में बड़ी डिस्कवरी चल रही थी, अब सेल में डिस्कवरी चलेगी तो डीएनए की तो बात आएगी ही आएगी, और जनरेशन की बात तो आएगी आएगी, क्योंकि उधर की तरफ आपके जो ग्रिफिथ थे, तमाम तरह के जो मेसेल्सन स्टाहल थे, ये भी अपने एक्सपेरिमेंट शो कर रहे थे भाई, सब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि लगातार डिस्कवरीज चल रही थी, ओके, थैंक यू। लगातार डिस्कवरीज चल रही थी, और कोई आइडिया नहीं था मेंडल को इसके बारे में, मेंडल तो मर चुके थे भाई, उनको क्या ही आइडिया रहेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि शेमार्क जी और डिवरीज जी ने जब सोचा कि यार हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं, और जब वो डेटा, जब आप कोई भी रिसर्च करने जाते हैं ना, तो उसके पहले, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को, तो मैं मान लो उसको गूगल पे सर्च करूंगा, तो उसके पहले उस टॉपिक पे जितने लोगों ने भी रिसर्च किया होगा उनका रिसर्च पेपर सामने आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप जाते थे किसी जगह पे, जब ये लोग अपना रिसर्च पब्लिश करने जाते थे, तो वहां पे रिसर्च चेक किया जाता था कि क्या ये चीज पहले हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है। तो जब देखा गया तो पाया गया कि अरे ये जो एक्सपेरिमेंट ये तीनों साइंटिस्ट कर रहे हैं, इसको मेंडल जी ने बहुत पहले ही कर दिया है। बात समझिए मेरी बात, ये जिस एक्सपेरिमेंट को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो सेम एक्सपेरिमेंट मेंडल का था। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्या था। दरअसल बात ये थी कि ये जो सेल पे डिस्कवरी चल रही थी, क्रोमोसोम और जीन को लेकर के जो बातें चल रही थी,
कि जीन और क्रोमोसोम कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं और जीन अपने कैरेक्टर दे रहा है, जिसके पास जैसा जीन है वैसा कैरेक्टर आ रहा है। ये सेम एज मेंडल के फैक्टर जैसा ही था। मेंडल कहते थे अगर मेरे फादर से कोई फैक्टर उस पेरेंट में उस बच्चे में गया हुआ है, उस जनरेशन में गया हुआ है, सुनिए मेरी बात। मेंडल कह रहे थे अगर किसी प्लांट का कोई फैक्टर उसके ऑफ स्प्रिंग में, मतलब उसके F1 जनरेशन में गया हुआ है, तो उसके अंदर भी पेरेंट जैसा ही कैरेक्टर शो करेगा। राइट? ये बात किसकी थी? ये बात थी मेंडल की। ठीक है, फैक्टर वर्ड यूज किया। साइंटिस्टों का वर्ड था कि जो जीन होता है, जैसा जिसके अंदर जीन जाता है और उसकी ऑफ स्प्रिंग में वैसा कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। ये किसका टर्म था? ये टर्म था मेंडल, मतलब बाकियों के साइंटिस्ट का, जिन्होंने जीन को लेकर के बात आगे बढ़ाई 25 सालों बाद। और फैक्टर क्या था? वो 25 साल पहले का था जो मेंडल जी ने बढ़ाई। बट जब दोनों स्टेटमेंट को सामने रखा गया तो पाया गया कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ये पा लिया गया कि कहीं ना कहीं दोनों का जो एक्सपेरिमेंट है वो कोरिलेट कर रहा है एक दूसरे से। बात समझ में आया? और इसी चीज को मेंडल जी ने, या इसी चीज को क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया गया कि किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर मौजूद जीन्स और क्रोमोसोम जो होते हैं, दैट इज द सेम एज, स्पेशली जीन इज द सेम एज मेंडल फैक्टर। वो किसकी तरह काम करते हैं? मेंडल के फैक्टर की तरह काम करते हैं। यही चीज जो लेटेस्ट साइंटिस्ट थे उसको जीन बताया, और उसी सेम चीज को मेंडल जी ने फैक्टर बताया। इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़े? ओके, अब समझिए मेरी बात को। तो मेंडल जी ने तो बातें बता दी भाई, चलो ठीक है, ओके डन। बट अभी भी इस बात को प्रूफ करना था, क्योंकि जैसे जैसे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, पाया कि मेंडल जी ने केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, मेंडल जी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस था, आपको ने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है राइट? लॉ ऑफ डोमिनेंस था, ठीक है। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन था, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट था। तो साइंटिस्टों को यह पता करना था कि क्या जीन भी हमारा मेंडल के इन सभी लॉ को फॉलो कर रहा है। तो उसी चीज को आज इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या सच में मेंडल के सभी फैक्टर्स, मेंडल के सभी क्रॉस जीन के पैटर्न को शो करते हैं, क्रोमोसोम जैसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। और तभी जब डिफाइन किया, तभी तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दिया गया और उन्हें बायोलॉजी के इतिहास में याद रखा गया। आइए चलिए एनसीईआरटी की लाइनों की तरफ एक बार हम चलते हैं और लाइन बाय लाइन आपको सारी बातों को बड़े आराम से समझाते चलते हैं। जो कहानी होगा आगे बढ़ेंगे। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। देखिए मेंडल का जो काम पब्लिश हुआ था वो सन 1865 में हुआ था। इस क्वेश्चन को याद रखना, इस पे अभी क्वेश्चन आगे आएगा। मैं अभी आधे घंटे बाद ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको पोल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपको उस पोल के क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो बहुत ही ध्यान से लाइनों को देखते रहिएगा कि मेंडल्स पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजन। लेकिन कई कारणों से इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, और कई कारण क्या थे मैं बता दे रहा हूं आपको। जब आप इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे मेंडल जी की, तो आपको पता चलेगा कि इनका मेन कारण यही था कि ये मैथमेटिक्स थे और इनके पास में पूरा उस समय का जीन का नॉलेज नहीं था। मतलब मैथमेटिक्स के पास में बायोलॉजी का ज्ञान कैसे हो सकता है। इसीलिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, क्योंकि ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट रूप से नहीं बता पाए लोगों को। ये फेल हो गए उसको कंप्लीटली रूप से बताने के लिए, इसीलिए इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो अनरिकॉग्नाइज्ड हुए, मतलब उसको कोई पहचान नहीं मिली। 1900 तक जो है, मतलब तकरीबन 25 साल, क्या 35 साल ना आसपास बीतने को हो गए, और 35 साल बीतने के बाद भी इनके काम को कोई पहचान नहीं मिली। फर्स्टली कम्युनिकेशन वॉज, क्यों नहीं मिली वो नीचे मेंशन है। फर्स्टली
कम्युनिकेशन इजी नहीं था। मतलब कि भाई आज इंटरनेट है, आज आप अपने एक्सपेरिमेंट को अमेरिका में अगर भेज देंगे या अपने एक्सपेरिमेंट को यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे तो अमेरिका में बैठा आदमी भी आपके एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से देख सकता है। एक सेकंड, है ना, अमेरिका में बैठा आदमी भी आपके एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरीके से देख सकता है अगर कम्युनिकेशन इजी हुआ तो। बट व्हाट हैपन, उस समय तो इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, तो कम्युनिकेशंस के लिए अपने एक्सपेरिमेंट को भेजना पड़ता था, तो आप बहुत देशों तक नहीं भेज सकते थे, बड़ी मुश्किल काम हो जाती थी। तो फर्स्टली कम्युनिकेशन वॉट नॉट इजी इन दोज डेज। तो इनको जो वहां के साइंटिस्ट थे जहां पे ये रहते थे उन्हीं से काम चलाना पड़ा। और जब ये वहां पे गए तो पहली चीज तो इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो बहुत ज्यादा पब्लिश्ड नहीं हो पाए। भाई आज इंटरनेट है, आज आप इंटरनेट पे अपने रिसर्च पेपर डाल देंगे, पूरा वर्ल्ड पढ़ेगा। तब के समय में क्या था, भाई जहां आप जिस यूनिवर्सिटी में जा पा रहे हो अपने पैर से चल करके वहीं पे आपका रिसर्च पब्लिश होगा। ठीक। सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, जिसे ये क्या बोलते थे, और फैक्टर्स इन मेंडल्स वर्ड। मेंडल्स वर्ड में जीन्स को क्या बोलते थे, फैक्टर्स बोलते थे। एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। मेंडल बताते थे कि यही फैक्टर हैं, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स, यही फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर आने वाले कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि अगर ये फैक्टर्स हमारे अंदर हैं तो फिर हमारे आंखों का कलर वैसा होगा। अगर हमारे अंदर ब्लू आइज के फैक्टर्स हैं तो ब्लू आइज होगा। ये किसका कहना था, मेंडल का कहना था। बाद में साइंटिस्टों ने क्या बोला, अगर मेरे पास ब्लू आइज वाली जीन है तो मेरी आइज ब्लू है। बात समझ में आया। मेंडल बोलते थे फैक्टर, बाद के साइंटिस्ट क्या बोलते थे, जीन। दोनों चीज क्या थी, एक थी सर, यही तो क्रोमोसोमल। बट एक तो आपने मुंह से बोल दिया, बट एक्सपेरिमेंटली हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि मेंडल जी ने फैक्टर को तो एक्सप्लेन किया, तो आप मेंडल जी को चुनौती देने के लिए कैसे एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर पाएंगे। चलिए, तो एंड ऑफ पेयर ऑफ एलील्स देखा कि ये बात के साइंटिस्टों ने देखा कि जीन उसके हमेशा क्या होते हैं, पेयर ऑफ एलील होते हैं, विच डिड नॉट ब्लेंड, वो कभी भी ब्लेंड नहीं होते हैं। समझिए मेरी बात, जो एलील होते हैं दे विच डिड नॉट ब्लेंड, वो कभी आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं। ये किसका कहना था, मेंडल जी का कहना था। और ये बताइए ये कौन सी चीज थी, ये यही तो था ना लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो सेम यही चीज क्रोमोजोम भी तो फॉलो करती है। सेम यही चीज कौन फॉलो करता है, क्रोमोजोम फॉलो करती है। क्रोमोजोम सेम चीज फॉलो करती, इट मींस दैट मेंडल का लॉ ऑफ सिग्रीगेशन इज सिमिलर एज क्रोमोजोम्स और जीन्स ऑल्सो। बात समझ बात समझ में आ रही ना। अगर जीन्स एंड क्रोमोजोम लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को शो करते हैं, कैसे करते हैं अभी मैं आगे और बताऊंगा आपको। तो ये चीज जो मेंडल जी ने बताया कि जो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क्या कहता था, मेंडल का लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहता था कि अगर कोई भी दो जीन या क्रोमोज मतलब दो दो कैरेक्टर्स है तो वो गैमेट्स कभी भी आपस में ब्लेंड नहीं होंगे। ये किसका कहना था, ये कहना था मेंडल जी का, कि दो कैरेक्टर्स आपस में ब्लेंड नहीं होंगे, दो फैक्टर्स आपस में ब्लेंड नहीं होंगे, वो अपनी उपस्थिति को अलग अलग शो कर सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के अनुसार। दिया जी वेलकम। ये कहना था मेंडल जी का। और सेम यही चीज देखने को मिला लॉ क्रोमोसोमल थियरी के अंदर, किस्म के अंदर, क्रोमोसोम में और जीन में। अगर जीन्स आपस में लिंक थे तो वो कभी भी सेपरेट मतलब वो कभी भी जो है वो ब्लेंड नहीं होंगे, क्रोमोसोम भी कभी भी ब्लेंड नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो जीन और क्रोमोसोम है दैट इज सिमिलर एज मेंडल्स लॉ ऑफ सिग्रीगेशंस ड्यूरिंग सेल डिविजन्स। ये अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो यहां पे यही चीज है कि पेयर ऑफ एलील विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. Thirdly, Mendel's approaches of using mathematics to explain biological phenomena. मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेंडल ने ये जो ब्लेंडिंग के कैरेक्टर्स बताए थे ये कुछ में तो काम करते थे बट कई इंडिविजुअल्स के अंदर काम नहीं करते थे। तो इसीलिए जब ये लोगों को बताते थे कि मेरे भाई लॉ ऑफ सिग्रीगेशन जैसी चीज होती थी
तो कुछ लोग जो है उसके अदर एग्जाम्पल्स भी बता देते थे। जैसे मैंने अभी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था ना, वो बस वही चीज है कि जैसे ये पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट बताते थे तो पी प्लांट तक तो सही बैठता था, लेकिन दूसरे प्लांट तो भाई एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बता दो, एक एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ। अगर आप मुझे आइए अपना एक्सपेरिमेंट लेकर के मेरे सामने आई, कहिए सर ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया तो ये आ गया, मैं बोलूंगा ठीक है ये आ गया, तुम तो कह रहे हो कि तुमने ये लिथियम आयन बैटरी यूज की, या तुमने मान लो कि ल्यूमिनस की बैटरी यूज की, चलो इसमें ओकाया वाली लगा दो। अब तुमने मान लो दूसरी बैटरी लगाई और एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया, तो आपका एक्सपेरिमेंट सही था, आपकी सोच सही थी, लेकिन सभी चीजों पे आपकी सोच जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाई। तो वही चीज देखने को मिला कि अपेरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन हमें नेचर के अंदर देखने को मिला, जबकि मेंडल के हिसाब से कभी भी कैरेक्टर जो है वो ब्लेंड नहीं होते, बट कई ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर हमें ब्लेंड कैरेक्टर्स भी देखने को मिल गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत आई मेंडल के लिए कि इनकी चीजें थोड़ा प्रूफ नहीं हो पाई। थर्डली, मेंडल अप्रोचेस ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन वाज टोटली न्यू। दूसरी बात भाई साहब, जो प्रॉब्लम आ रही थी आ ही रही थी। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वो ये आ गई कि मेरे भाई इन्होंने जो है मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया था और जो बायोलॉजी के एरिया के लोगों के साथ में सुटेबल नहीं बैठ पा रहा था। तो थर्ड, मेंडल अप्रोचेस ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। मतलब उनके समय में लोगों को भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया इनके ऊपर कि कैसे मैं भरोसा कर पाऊं कि भाई ये मैथमेटिक्स के होकर के और बायो के एरिया में नाम करेंगे। तो फाइनली थॉट मेंडल वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स, मेंडल क्या बोलते थे, फैक्टर्स वर डिस्क्रीट यूनिट, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। ये केवल महज मेंडल की धारणा थी कि ऐसा कोई फैक्टर्स होता है, ये मेंडल कहते थे। क्योंकि जब लोगों को दिखाया तो लोग उनसे बोलते थे, जब ये बोलते थे वो वाला फैक्टर है, तो लोग बोलते थे कहाँ है फैक्टर, दिखाओ तो फैक्टर मुझे, बॉडी में है कहाँ वो फैक्टर। अब भाई साहब डीएनए तो दिखा नहीं सकते थे मेंडल, तो ये बेचारे गूंगे हो गए, इनके पास उन लोगों का कोई जवाब नहीं था। नहीं समझे मेरी बात? अगर मैं आप ही को बोल दूं अभी कि भाई आपकी आंखों का कलर ब्लू है, चलो मुझे जीन दिखा दो, चलिए मुझे जीन दिखाइए अपना, तो आप नहीं दिखा पाओगे ना, इंस्टेंटली तो नहीं दिखा पाओगे ना, इतना लेटेस्ट होते हुए भी। हाँ वो बात अलग है कि बाद में आप बायोटेक्नोलॉजी में अपनी डीएनए को पूरी तरह से जांच करवा लीजिए, सब कुछ करवा लीजिए, तब उसके बाद आप दिखा लेंगे मुझे, बट उसके पहले तो नहीं दिखा पाते भाई। उस समय कौन सी जांच होती थी, कुछ नहीं होता था उस समय, तो 1800 में कुछ नहीं था यार इनके पास में, केवल बातें बातें थी। तो बातें करते थे, दिखा नहीं पाते थे। और वो साइंटिस्ट भी जो उस समय बायोलॉजिस्ट थे वो भी हैं कहाँ भाई, उनका ईगो बीच में आता होगा कि ये मेंडल कैसे कर दिए भाई, हम नहीं कर पाए आज तक, ये कैसे कर दिए मैथ से क्या हो करके। तो वही चीज यहाँ पे हुई कि कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, जिसके कारण इनका एक्सपेरिमेंट जो था उसी समय अनरिकॉग्नाइज्ड हो गया। तो इनके अनरिकॉग्नाइज्ड होने के तीन कारण थे। पहली चीज, जीन जैसी कोई चीज नहीं थी, फैक्टर को बताया। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि कैरेक्टर कभी ब्लेंड नहीं होते, बट बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिले जिसमें कैरेक्टर क्या हो जा रहे थे, ब्लेंड हो रहे थे। इन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन दे दिया लोगों को बायोलॉजिस्ट के सामने, तो लोग भाई नहीं समझ पाए कि तो इनके एक्सपेरिमेंट क्या हो गए, पूरी तरह से अनरिकॉग्नाइज्ड हो गए उस समय तक। 1600 1865 से 1900 तक जो है, जब मर गए तो उसके बाद तो वैसे भी नहीं हो पाया, तो ये अनरिकॉग्नाइज्ड हुआ। इनके मरने के 25 सालों बाद, इनके मरने के 25 सालों बाद सन 1900 में, इन 1900, three scientists named De Vries, Corens, von Schemax independently rediscovered Mendel's result on inheritance of characters. इन्होंने दोबारा से मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को तराशा। थ्री साइंटिस्ट, डी व्रीज, कॉरेंस, वॉन शेमार्क, तीन साइंटिस्ट थे, इंडिपेंडेंटली तीनों ने अलग अलग मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर्ड मेंडल रिजल्ट्स ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो उनके तीनों एक्सपेरिमेंट्स थे, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, डोमिनेंस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन तीनों एक्सपेरिमेंट को तराशा, देखा पहले, अध्ययन किया, उसके रिजल्ट्स को लिया, क्या लिया, उसके रिजल्ट्स को लिया। एंड व्हेन, जब इन्होंने इस रिजल्ट को मैच कराया होने वाले सेल डिवीजन से,
तो होने वाले सेल डिवीजन के अंदर, होने वाले सेल डिवीजन के अंदर मेंडल का जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था, मेंडल का जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था, वो कहीं ना कहीं बिलोंग करता था सेल डिवीजन पे। किस पे बिलोंग करता था? सेल डिवीजन पे। आइए थोड़ा सा एक झलक आपको दिखाई देते हैं। चलिए ध्यान से जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूं इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, राइट, ताकि आपकी सारी इमेजेस अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। देखिए, जब मेंडल के क्रोमोसोम को या मेंडल के फैक्टर्स को और दूसरी तरफ सेल डिवीजन को रखा गया, तो मैंने दोनों पहलू आपके बगल में रखे हुए हैं, सामने रखे हुए हैं, और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको, तो बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा काम रखते हैं और बड़े आराम से इसको पढ़ते हैं। तीन चीजें ध्यान रखिएगा, मेंडल का डोमिनेंस कैरेक्टर, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्हीं तीन को मान करके हम चलेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या सच में मेंडल का जो जीन जैसा कैरेक्टर देता था या जीन जैसा फैक्टर जैसा नेचर शो करता था, क्या वैसा नेचर हमारे डीएनए में मौजूद या हमारे सेल में मौजूद जीन कर रहा है। इसी चीज को इसमें एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया गया। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए भाई, मैंने ये 3 पॉइंट को सेपरेट किया है और ये आपके सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर कट कर देगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये खान एकेडमी का डेटा है, बहुत अच्छा नोट्स है। चलिए देखिए इधर, नंबर 1, पहला ऑब्जर्वेशन साइंटिस्टों ने क्या किया, आइए देखते हैं। साइंटिस्टों ने देखा कि क्रोमोसोम जो था, जो कि साइंटिस्टों ने खोजा था, क्योंकि मेंडल को क्रोमोसोम का कोई आइडिया नहीं था। साइंटिस्टों ने देखा क्रोमोसोम्स, सबसे पहले किसको देखा? क्रोमोसोम्स को। जीन की बात अभी नहीं है, क्रोमोसोम जो था, हमारे सेल का जो क्रोमोसोम है, लाइक मेंडल्स जीन्स, वो मेंडल्स जीन्स का मतलब क्या है? फैक्टर्स। दे आर रिस्पॉन्स लाइक अ फैक्टर ऑफ मेंडल्स कम इन मैच होमोलॉगस पेयर्स। जैसे मेंडल कैपिटल टी बनाते थे, वैसे ही इसने देखा कि इसमें ये किसमें है, ये भी किसमें आ रहे हैं? दैट इज अ होमोलॉगस पेयर्स में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? होमोलॉगस पेयर्स में आ रहे हैं। और एक जो पेयर्स है, दे आर कम्स फ्रॉम मदर एंड अनदर इज कम्स फ्रॉम फादर। भाई मेंडल भी तो यही कहते थे। जब मेंडल कैपिटल टी को क्रॉस कराते थे स्मॉल टी से, तो एक फादर से आता था और एक किससे आता था? मदर से आता था। उसी तरीके से अगर किसी इंडिविजुअल में 23 क्रोमोसोम है मदर के पास और 23 क्रोमोसोम है फादर के पास, तो 23 तो आते हैं ना। तो हम इजीली कह सकते हैं कि मेंडल के जो फैक्टर थे वो हमारे क्रोमोसोम से क्या करते थे? सिमिलर थे, है ना। For both genes and chromosomes, one member of the pair comes from the mother and one from the father. तो इस तरीके से अभी जो आपने देखा, इस तरीके से देख करके पता चलता है कि मेंडल का जो फैक्टर था, जो इन्होंने डायरी में लिखा था, कैपिटल टी इज लाइक सेम एज हमारे क्रोमोसोम। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। मेंडल, मान लीजिए मेंडल कहते थे भाई, अपनी डायरी में लिखते थे, अगर मैं कैपिटल टी वाले फैक्टर का क्रॉस करा दूं स्मॉल टी से, तो एक फैक्टर इसमें से आएगा और एक फैक्टर इसमें से आएगा, बन जाएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यही तो मेंडल कहते थे। तो एक आया है मान लेते हैं फादर से और एक आया है मान लीजिए मदर से, क्या आया? फादर से और एक आया मदर से, राइट। ये तो समझ गए ना भाई, आपको तो ये समझ में आ गया ना। तो सेम है क्रोमोसोम के साथ में भी तो होता है कि आधा आ जाता है हमारे मदर से और एक आ जाता है हमारे फादर से। तो बिल्कुल सेम उसी तरह का तो कॉम्बिनेशन तैयार है कि नहीं है? तो क्या अभी तक हम जैसे सेल के क्रोमोसोम को बताते हैं, क्या वैसा ही हमको नेचर देखने को मिला? बोलो यार, जी हाँ, देखने को मिला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट तो साइंटिस्टों ने पकड़ लिया भाई कि अरे यार, ये तो बिल्कुल एकदम मेंडल का गजब यार, कि यहाँ पे भी आप देखो, अगर पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम को हम देखें तो इसमें एक मदर से आया है, एक फादर से आया है। ठीक। अब दूसरी तरफ देखो भाई, दूसरा पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया साइंटिस्टों ने, ये आपके एनसीईआरटी में घुल मिल करके लिखा हुआ है, इसीलिए आपको उसमें समझ में थोड़ा कम आएगा।
इसमें थोड़ा आपको मैंने सिंपली अलग अलग सेपरेट किया है, हर एक एक्सपेरिमेंट को सेपरेट किया है, इसलिए ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। ओके, दूसरे एक्सपेरिमेंट को किया गुरु, दूसरे एक्सपेरिमेंट को किया तो दूसरे ऑब्जर्वेशन में देखा द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस पेयर्स, रिमेंबर ध्यान सुनिएगा, द मेंबर ऑफ होमोलॉगस पेयर सेपरेट इन मियोसिस, मतलब मदर और फादर का जो डीएनए है उसमें जो होमोलॉगस पेयर बनेगा वो बाद में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। समझिए मेरी बात को, जरा ध्यान सुनिएगा मेरी बात। जो मदर फादर के जो क्रोमोसोम्स हैं शुरू में वो क्या हो जाएंगे, जुड़े रहेंगे, मिलेंगे आपस में, पेयर में आएंगे, लेकिन जब मियोसिस हो रहा है और मेंडल के हिसाब से जब क्रॉस हो रहा है तो क्या बन रहा है, जो बन रहा है वही रिजल्ट यहां पे आएगा। नहीं समझ में आया मेरी बात? चलिए फिर ध्यान सुन लीजिए, आप इधर देखिए, इधर देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात को। चलिए मान लेते हैं कि मैंने कैपिटल टी की क्रॉस करा दी स्मॉल टी से, राइट? इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, चलिए जब हमने इनको फ्यूज कराया तो हमारे पास में आ गया कैपिटल टी यानी स्मॉल टी। क्या आ गया? कैपिटल टी यानी स्मॉल टी आ गया, ठीक है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को अगर आप क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो आपकी कैपिटल टी वाला अपना, जैसे अब देखो इधर ध्यान देखिए, इधर ध्यान देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए ये है आपका कैपिटल टी, ये है मान लीजिए आपका, एक मिनट रुक जाइए, ये है मान लीजिए आपका स्मॉल टी, राइट? समझिए, समझिए मेरी बात को। जब इनमें आपस में क्रॉस हुआ तो दे आर मिक्स विथ ईच अदर, दे आर मिक्स विथ ईच अदर, दे आर द कैपिटल टी एंड अनदर वन इज स्मॉल टी, सपोज दैट, राइट? अब ये पेयर में आते हैं, ये चीज आप जानते हैं, ये सेल साइकिल में आप पढ़ते हैं कि ये अपना एक एक्स्ट्रा पेयर बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये अपना इस तरह से कॉम्बिनेशन बना ले गए, ये देखिए इस तरीके से ये बन गया कैपिटल टी एंड दिस इज आल्सो स्मॉल टी, राइट? रहेंगे एक ही साथ एक ही सेल के अंदर, ठीक है ना? समझ में आया बात कि नहीं? रहेंगे एक साथ एक ही सेल के अंदर, बात समझ में आया? ओके, नाउ द मियोसिस अकर, अब यहां पे क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ गए और अब इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। तो जब इनके अंदर मियोसिस होगा तो मियोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, मियोसिस होने के बाद जो नई गैमेट्स बनी, गैमेट्स बनेगी, क्या बनेगी, गैमेट्स बनेगी, तो उनके पास या तो कैपिटल टी है या तो स्मॉल टी है। क्या मेंडल का लॉ ऑफ सिग्रीगेशन यही कहता था? क्या मेंडल का लॉ ऑफ सिग्रीगेशन यही कहता था कि अगर हम इनको क्रॉस कराएंगे, अगर हम इनको क्रॉस कराएंगे, चलिए करा लीजिए ना, इधर भी करा लीजिए ना, अगर हम इनको क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के बाद हमें मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहां पे क्या हमको मेंडल जी ने बताया था कि, हमको नहीं मतलब सॉरी, मतलब क्या मेंडल जी ने यही कहा था कि अगर ये दोनों ब्लेंड हो जाते, अगर ये दोनों मिक्स हो जाते तो क्या दोबारा कभी कैपिटल टी बना सकते थे? नहीं। यही मेंडल का था क्या, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, कि गैमेट्स कभी भी आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं। तो यहां पे भी देखिए दोनों साथ थे, एक ही साथ थे, लेकिन दोनों ब्लेंड नहीं हुए। इसने अपना अलग सेल दिखाया और इसने अपना अलग सेल दिखाया। क्या ऐसा ही कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला? क्या ऐसा ही कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला? जी हाँ सर, ऐसा ही तो देखने को मिला। तो इस तरीके से ये जो क्रॉस था उसने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया कि ड्यूरिंग सिग्रीगेशन के टाइम पे जब जब जिस तरह से मेंडल जी ने बोला था कि गैमेट्स जब आपस में अलग होते हैं या जब किसी भी पेरेंट से गैमेट्स बनता है तो उनका गैमेट सिग्रीगेट करता है, ना कि ब्लेंड होता है। इसीलिए देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए में दो डिफरेंट तरह के गैमेट्स बने, दैट इज अ कैपिटल ए एंड अनदर वन इज अ स्मॉल ए। तो जबकि वही सेम चीज हमने अपने सेल के अंदर भी देखा, हमने सेल के अंदर भी देखा कि एक डिप्लॉयड
से हमने जब हैप्लॉइड बनाया तो उसके गैमेट्स जो बने तो उसमें या तो ए था या तो स्मॉल ए था। बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक्स वाई का बनेगा स्पर्म, जैसे मान लो हम एक्स वाई है ना, हम क्या है एक्स वाई है, बोलो भाई हाँ सर। तो हम अगर एक्स वाई हैं तो या तो मेरे अंदर एक्स स्पर्म बनेगा या तो वाई स्पर्म बनेगा, क्योंकि ये कभी ब्लेंड नहीं थे। तो क्या सेम वही चीज मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखने को नहीं मिली? जी हाँ सर, मिली। तो इस तरीके से अभी तक मेंडल का लॉ ऑफ सिग्रीगेशन भी बिल्कुल सिमिलर था। किसकी तरह? हमारे जीन के तरह, हमारे क्रोमोसोम की तरह। ये बात समझ में आ गई? जी हाँ सर, बिल्कुल आ गई सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। आगे बढ़े सर, ठीक है सर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट, जो अब हम आगे आपसे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि क्या हमारा जो सेल डिवीजन था वो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिखाता है। मतलब क्या हमारे सेल के अंदर, क्या हमारे सेल डिवीजन में मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो किया जाता है? इस बात को भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके आपके सामने मैं नए डायग्राम के साथ में लाया हूं। मैंने नहीं प्रूफ किया है, बट वो डायग्राम आपके सामने है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स, द मेंबर ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स पेयर आर sorted into gametes independently, right, of one another to meiosis, just like the allele of different genes in Mendel law of independent assortment. अभी तक हमने जो सिग्रीगेशन देखा उसमें हमने सिंगल कैरेक्टर को लिया, बट व्हाट हैपन व्हेन वी हैव अ मल्टीपल कैरेक्टर्स? इट मींस टू कैरेक्टर्स, राइट? रिमेंबर्स, अभी तक जितना सिग्रीगेशन का था उसमें मेंडल जी ने क्या लिया था? सिंगल कैरेक्टर लिया था। तो हमने भी सिंगल कैरेक्टर का क्रोमोसोम लगा करके एग्जांपल देखा। बात समझ में आया? अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो कैरेक्टर्स हैं, तो यहां पे भी हम क्रोमोसोम कितने टाइप्स के लेंगे? दो टाइप्स के लेंगे। तो देखिए, हमने एक तरफ ए लिया हुआ है, दूसरी तरफ बी लिया हुआ है। दो कैरेक्टर लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है? जी सर, बिल्कुल लिए हुए हैं। इतना हंस क्यों रहे हैं आप सर जो है? अरे यार, ऐसे बात करो यार, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे दो दो तरफ देखा गया, मतलब कि हमने यहाँ पे दो कंडीशन दो तरह से रखी। सुनिएगा मेरी बात को बेटा, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, बट ये तरीका थोड़ा सा अलग है। अब देखिए जरा सा, मैं दिखा रहा हूं आपको, बस आप इस क्रॉस को देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूं, आप इस क्रॉस को देखिए। देखिए देखिए, हमने एक तरफ क्या लिया हुआ है? कैपिटल ए लिया हुआ है। ये कैपिटल ए वाला क्रोमोसोम है, एक कैरेक्टर। ये क्या है? बी वाला है, कितने कैरेक्टर? दो कैरेक्टर। ये आया है मदर से, ये वाला किससे आया? फादर से। ये दो कैरेक्टर किसके से आए हैं? मदर से। और ये फादर से आए हुए दो कैरेक्टर। ये बात समझे? ओके, इनका अलाइनमेंट हमने ऐसा रखा हुआ है, मतलब दो अलग अलग सेल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो अलग अलग इंडिविजुअल, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने कुछ किया है, नहीं नहीं, दोनों तरह से हो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई ध्यान नहीं, मतलब ये दोनों तरह से हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखिए, इधर भी सेम चीज है, बट इसमें अलाइनमेंट थोड़ा अलग है। इसमें हमने कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी को रखा है, और स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी को रखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया मेरी बात की नहीं? इसके साथ में इसको रखा, इसके, और ये एनाफेज है। कौन सी फेज है बेटा? एनाफेज। मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है? सेल साइकिल की एनाफेज है, सेल डिवीजन की एनाफेज है, ठीक है। एनाफेज में क्रोमोसोम क्या होते हैं? अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, यू रिमेंबर, याद होगा आपको। तो ये क्या है? आपका एनाफेज है। क्या है? एनाफेज। ये भी क्या है? एनाफेज है। तो हम दो कंडीशन देख रहे हैं। कितनी कंडीशन देख रहे हैं? दो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं जिसमें कैपिटल ए के ही तरफ कौन है? कैपिटल बी है। दूसरी तरफ क्या अरेंजमेंट देख रहे हैं? कैपिटल ए की तरफ कौन है? स्मॉल बी है। आपके एनसीईआरटी में कौन सा डायग्राम है? दिखाऊं 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 आपके एनसीईआरटी डायग्राम, देखो यही सेम डायग्राम आपके एनसीईआरटी में ऐसे बना हुआ है। देखिए, देख रहे हैं? देख रहे हैं? देखिए, ग्रीन वाला इसके साथ ग्रीन वाला है, इसके साथ रेड वाला है, इसमें देखिए इसके साथ में रेड वाला, इसके साथ ग्रीन वाला, बिल्कुल उल्टा कर दिया ना। और क्या है? ये एनाफेज है। तो आपके एनसीईआरटी में भाई सेल जैसा डायग्राम नहीं बना, इसीलिए मैंने डायग्राम को अपने हिसाब से लिया, ठीक है। समझ में आया मेरी बात की नहीं? अब देखिए, ध्यान से देखिए, देखते रहिएगा, बहुत मजा आएगा इसमें, बहुत मजा आएगा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों बोला? क्योंकि दो कैरेक्टर्स हैं, राइट। अब देखिए, मियोसिस फर्स्ट हो गया। क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट हुआ। अब यहाँ भाई एनाफेज आया हुआ है, तो मतलब नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हुए हैं, रेप्लिकेशन हुआ है, तो डबल डबल है। ओके, मियोसिस फर्स्ट हो गया, मतलब एक सेल से बन गई दो सेल। ये आपको पता है ना,
एनाफेज के बाद जब टीलोफेज आएगा तो फिर ये 20 से डिवाइड कर जाएंगे, 20 से डिवाइड कर जाएंगे, समझ गए ना मेरी बात। तो ये भी क्या कर गई, 20 से डिवाइड कर गई। एक तरफ क्या चला गया, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। रिजल्ट पे ध्यान रखिएगा, रिजल्ट मेन क्या है, रिजल्ट पे ध्यान रखिएगा, इसके सेल डिवीजन के रिजल्ट पे ध्यान रखिएगा, बस आप किस पे ध्यान, रिजल्ट पे ध्यान रखिएगा भाई आप लोग, ठीक है। चलिए मेयोसिस फर्स्ट हुआ, ये सेपरेट हो गया, इधर स्मॉल वाले सारे चले आए और इधर कैपिटल वाले सारे चले आए, ठीक, दोनों सेपरेट हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी में ऐसा भी हो सकता है, हमें इससे मतलब नहीं कि क्या, तो ऐसा भी हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी में ऐसा भी हो सकता है। इसमें देखिए कैपिटल ए के साथ में भाई बी वाले थे, तो ये अपना सेपरेट हो लिए, बी अपना आ गया अलाइनमेंट में, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है, कॉम्बिनेशंस अलग हो गए, हाफ हाफ डिवाइड हो गए, ठीक, जैसे जैसे था, बस 20 से सेल डिवाइड कर गई है बस। मियोसिस सेकेंड आते आते जो रिजल्ट हमारे सामने आए वो क्या है, क्या है वो रिजल्ट आए, क्या वो रिजल्ट आए आपके सामने, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये आ गया आपका रिजल्ट्स। अभी सुनते रहिएगा मेरी बात, जरा ध्यान सुनते रहिएगा, बस बगल में देखिए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी। कितने तरह के कॉम्बिनेशंस बने बताइए मेरे को। एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला कैपिटल ए, कैपिटल बी का, मिला कॉम्बिनेशन, जी सर मिला यार। दूसरा कॉम्बिनेशन देखने को मिला स्मॉल ए, स्मॉल बी, सर मिला कॉम्बिनेशन। तीसरे वाले पॉसिबिलिटी में क्या देखने को मिला, कैपिटल ए, स्मॉल बी, क्या देखने को मिला, कैपिटल ए, स्मॉल बी। और लास्ट वाले में क्या देखने को मिला, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी। क्या चारों कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं आपको, जी हाँ सर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ओके, स्मॉल ए, स्मॉल बी, दो तरह के कॉम्बिनेशन, कैपिटल ए फिर स्मॉल बी, तीन तरह के कॉम्बिनेशन, और स्मॉल ए, कैपिटल बी, चार तरह कॉम्बिनेशन। क्या ये रिजल्ट सिमिलर नहीं है मेंडल के इस रिजल्ट के? जी हाँ सर, सिमिलर तो है, और यही तो हम देख रहे थे, यही चार गैमेट्स तो हमें देखने को मिले थे मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अभी कल ही बताया है आपको कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, यही तो कल बताए थे। तो मेंडल सेल डिवीजन का जो रिजल्ट था, these result are same as Mendel's independent assortment. It means that cell division of meiosis is completely similar as Mendel's law of independent assortment. So we can easily say that the nature of chromosome or genes are just similar to Mendel's gametes or factors. बात समझ में आ गई? तो इस तीन स्टेटमेंट से ये बात कंप्लीटली प्रूफ हो गई कि भाई साहब मेंडल जी ने जिस फैक्टर के बारे में लोगों को बताया, दरअसल वो फैक्टर ही क्या था, वो आज के समय का जीन था। और इस तीनों के तीनों आपके प्रॉपर स्टेटमेंट्स ने सारी बातों के धागे खोल दिए। नाउ लेट्स गो बैक टू एनसीईआरटी बुक, और अब आपको आएगी पढ़ने में मजा, ठीक है, क्योंकि अब आपने सारी चीजों को इजीली समझ लिया है। ओके, लेट्स बिगिन। अब हम लोग लौटेंगे एनसीईआरटी की अपनी राह में और जानेंगे कि और कौन कौन सी बातें सामने आई और लाइन क्या इंटरेस्टिंग हैं अभी। ओके फाइन, लेट्स बिगिन। Mendel's result on inheritance of character also by the time due to advancement in microscopy, क्योंकि आप सेल डिवीजन तभी देख सकते हो जब आपके पास क्या होंगे, अच्छे माइक्रोस्कोप होंगे। तो मेंडल के टाइम तक तो अच्छे माइक्रोस्कोप भाई दूर दूर तक नहीं थे, तो किसी को सेल डिवीजन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। एक सेकेंड, मुझे पता है। ओके, जो चीज मेंडल के टाइम पे लोग साइंटिस्ट नहीं देख पाते थे, आज हमारे यहाँ पे स्कूल के बच्चे वो चीज देख लेते हैं, है ना। अनियन पील की स्लाइड आपको दिखाई जाती है क्लास 12th के अंदर,
मियोसिस माइटोसिस की, राइट। तब किसी को कुछ नहीं दिखता था भाई साहब, क्योंकि माइक्रोस्कोपी नहीं थी, और थी भी जैसा कि मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया हुआ था, अगर आप हैं तो, ओम है शायद ना, मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर की माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप तो बहुत पहले बना लिए गए थे। जो मुश्किल काम था वो क्या था, लेंसेज बनाना। जैसे कैमरे के लेंसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कैमरे से, मतलब कैमरा तो इंपॉर्टेंट होता है, आप लेंसेज से फोटो थोड़ी रख के ले लोगे। तो कैमरा तो इंपॉर्टेंट है, बट उस कैमरे की क्वालिटी पे सोने पे सुहागा जो लाता है वो कौन लाता है, वो लेंस लाता है। तो उसी तरह से तब माइक्रोस्कोपी उतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन बाद में जाकर के एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। साइंटिस्टों ने बहुत इजीली तरीके से सेल डिवीजन को देखा। दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस that appeared in the double and divided just before each cell division। कभी वो दुगना डार्क हो जाती थी या बढ़ जाती थी, और कभी कभी वो क्या कर जाती थी, डिवीजन कर जाती थी। और ऐसा उनको कब देखने को मिलता था, ऐसा उनको देखने को मिलता था, सॉरी, ऐसा उनको देखने को मिलता था ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सॉरी, मेरा थोड़ा सा भाई पानी पी लिया ना, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन कभी कभी उनको देखने को मिलता था क्रोमोसोम बहुत डेंस हो जाते थे, डीएनए सेल मतलब न्यूक्लियस बहुत डेंस हो जाता है, और कभी कभी देखने को मिलता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा कुछ अलग अलग सा डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो डिवीजन होने का मतलब था क्रोमोसोम अलाइनमेंट क्या हो जाते थे, बीच से अलग होता था, एनाफेज वगैरह चलने लगता होगा। तो माइक्रोस्कोप से देखते होंगे तो दो ऐसे क्रोमोसोम क्या होते थे, एक अलग पोल पे चला जाता था, एक अलग पोल पे, तो उनको लगता था न्यूक्लियस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। These were called chromosome is a colored body as they were visualized by staining। स्टेनिंग मतलब वो केमिकल इस्तेमाल करते थे, और वो केमिकल जाकर के रिएक्ट करता था क्रोमोसोम से। तो जब माइक्रोस्कोप में देखते थे तो वो बहुत डार्क दिखाई देता था। क्या दिखाई देता था, डार्क दिखाई देता था, जैसे कैमरे में मैं दिखाई दे रहा हूँ डार्क, ठीक है। चलिए, बाई 1902 1902 में द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट, और धीरे धीरे साइंटिस्टों ने क्रोमोसोम को मूव करते हुए ऑब्जर्व कर लिया। वॉल्टर सटन एंड थियोडर बावेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। जैसा कि अभी हमने देखा, हमने अभी यही चीज तो देखा कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स, एंड बिहेवियर ऑफ जीन्स इज पैरेलल टू मेंडल्स फैक्टर। अगर मेंडल का फैक्टर है जीन, तो जाहिर तौर पर किसकी तरह काम कर रहा है, क्रोमोसोम की तरह, जैसा कि अभी हमने देखा। जैसे हमारा क्रोमोसोम सेपरेट कर रहा था, उसी तरीके से हमारा मेंडल का कैपिटल टी स्मॉल टी भी सेपरेट कर रहा था, फैक्टर भी सेपरेट कर रहा था। तो बट इन्होंने जीन और क्रोमोसोम के नेचर को पा लिया कि दोनों का बिहेवियर क्या है, पैरेलल है। इसीलिए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि भाई अगर हम किसी कैरेक्टर की बात आपसे करें तो मैं आपको क्रोमोसोम बोलूं या फिर जीन बोलूं, क्योंकि दोनों का बिहेवियर क्या है, अलग है। केवल एक आध जगह पे पॉइंट ऐसा आता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट क्रोमोसोम के लिए है या फिर ये एक्सपेरिमेंट जीन के लिए है। बात समझ में आया, वो अभी मैं आगे भी बता देता हूं आपको। तो दोनों के बिहेवियर का पता लगाना बड़ा मुश्किल था। फिगर नंबर 5.8 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट अगर आप उसको नहीं भी देखेंगे तो मैं उसको बताऊंगा, वो टेबल है, उसको अभी आप देखेंगे। टू एक्सप्लेन मेंडल लॉ, ठीक है, ये सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं जो मैं हम लोग ने अभी ऑलरेडी कर डाली है। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। आपने देखा होगा माइटोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम का बिहेवियर, एंड ड्यूरिंग मियोसिस। हाँ भैया, मैंने दोनों देखा और मैंने बच्चों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। मत बताइए भाई, अभी हमने उसको देख ही लिया है, क्योंकि एक आता है हमारे फादर से और एक आता है हमारे मदर से, इसीलिए वो हमेशा किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। जीन्स हैं वो भी पेयर में होंगे, क्रोमोसोम्स हैं वो भी किस में होंगे, पेयर में होंगे। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। The two alleles of genes pair are located on homologous site on homologous chromosomes। जो दो एलील होते हैं आपके, जैसे कैपिटल टी है वो एक क्रोमोसोम पे है, स्मॉल टी है वो एक क्रोमोसोम पे है ना। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं। बट अब यहां पे आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। आपके सामने एनसीईआरटी में एक चार्ट आता है, एक डायग्राम आता है, और इस डायग्राम में बताया जाता है कि आपको बताना है कि कैन यू टेल विच ऑफ दिस कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, एंड हाउ डिड यू डिसाइड।
पहले लाइन से आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा जीन है और कौन सा क्रोमोसोम है। दूसरे लाइन में भी आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा जीन है और कौन सा क्रोमोसोम। क्योंकि देखिए, लाइन को देखिए, सिग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट्स। जो क्रोमोसोम है गैमेट्स बनने के टाइम पे अलग हो जाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था, है ना। जैसे मान लो कैपिटल डी स्मॉल टी है तो दे आर द सेपरेट विथ ईच अदर, दे आर कैपिटल टी इज एक्स्ट्रा बन जाएगा, स्मॉल टी आपका अलग बन जाएगा। एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर ट्रांसमिट टू द गैमेट्स, और उसके बाद में इसमें से एक एक पेयर, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो ये अपने अपने गैमेट्स को जो है वो बना लेगा। ठीक, सेम यही चीज हमें जीन के साथ में भी देखने को मिल रहा है। तो इस लाइन से भी हम क्लियर नहीं कर पाते। बट लुक एट द थर्ड लाइन, जो तीसरी लाइन है उसमें लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पेयर्स सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसमें जो आपका मान लेते हैं कि दैट इज अ क्रोमोसोम्स, ठीक है। या फिर इसकी लाइनों को हम आगे भी, एक स्टेटमेंट है उसके हिसाब से समझ सकते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है, द वर्ड इंडिपेंडेंट हैज बीन यूज्ड फॉर जीन ओनली। समझिए, द वर्ड इंडिपेंडेंट हैज टू बी यूज्ड फॉर जीन ओनली एज क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट बट जीन्स दैट शो लिंकेज आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बात को और समझना पड़ेगा बेटा। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत सीरियस केस मानते हुए आराम से सुनना। फाइन, लिंकेज में भी बताना इसको। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान देखिएगा, समझ में आ जाएगा चीजें। देखिए, सपोज दैट वी हैव अ क्रोमोसोम्स, राइट। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्रोमोसोम है। चलिए, मान लिया सर। इस पे मान लेते हैं कि इस क्रोमोसोम पे दैट इज अ कैपिटल टी, कैपिटल टी, दैट इज अ कैपिटल टी, दैट इज अ स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सपोज दैट, ठीक है, ओके। नाउ अनदर क्रोमोसोम, अब दूसरा मान लेते हैं क्रोमोसोम्स हैं और इसके पास भी प्रॉपर तरीके से हैं, जीन्स हैं। दैट इज अ, कुछ भी ले लीजिए आप इसको, कैपिटल टी ले लीजिए, स्मॉल टी ले लीजिए, या कुछ अदर ऑप्शंस ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए, मैं इसमें बी ले लेता हूँ एक तरह से, दैट इज अ कैपिटल बी ले लेता हूँ। चलिए, इसमें आप जो है ले लीजिए कैपिटल टी ले लीजिए, इधर कैपिटल बी ले लीजिए। चलिए, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल केवल, ठीक। अब देखिए, जब दो जीन्स बहुत पास पास होते हैं, जब दो जीन्स बहुत पास पास होते हैं, सपोज दैट इज अ कैपिटल टी, अंदर वन इज अ बी, ठीक है। चलिए, जब दो जीन बहुत पास पास होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर के दरमियान, क्रॉसिंग ओवर मतलब जब क्रोमोसोम्स, जब जीन के कुछ पार्ट्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं दूसरे क्रोमोसोम के साथ में, सेल डिवीजन में आप जानते हो। अगर जीन पास पास हैं तो ये कभी भी अपने फ्रेगमेंट को दूसरे क्रोमोसोम के साथ में जाने नहीं देंगे। इस तरीके के जीन को हम लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं, और इस चीज को लिंकेज बोलते हैं। अगर जीन लिंक होंगे तो बच्चे के अंदर या ऑफस्प्रिंग के अंदर जब भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे। इसका मतलब टॉल के साथ हमेशा ब्लैक होगा। अगर बच्चा टॉल हुआ तो वो हमेशा ब्लैक होगा। बट मेंडल का रूल ये चीज नहीं कहता है। मेंडल का रूल कहता है कि मेरे भाई, कैपिटल टी इंडिपेंडेंट है किसी के साथ जाने के लिए, तो मेंडल लिंकेज को प्रूफ नहीं करता है। इसलिए मेंडल क्रोमोसोम के बारे में तो बताता है लेकिन कभी भी लिंकेज के बारे में नहीं बताता है। मतलब कि मेंडल के हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि भाई मेरे, कि जो जीन है आपका वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। ये मेंडल के हिसाब से बता सकते हैं। बट कई ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि जो जीन होता है वो लिंक भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो हर बार इंडिपेंडेंट हो। यहां पे तो इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात तो आप ऐसे समझो, ये कैपिटल बी का जीन क्या है, दूर दूर है ना, तो ये टी के साथ जा सकता है, ये क्रॉसिंग ओवर कर सकता है, ठीक। बट अगर यही कैपिटल बी वाला यहां होता तब ये इसको लेने की हिम्मत ना जुटा पाता। नहीं समझे मेरी बात?
अगर यही मान लो कि अगर यही बीबी यहां होता तब इस फ्रेगमेंट को कोई लेना जा पाता, क्योंकि ये एक ही जीन जा सकता है, एक ही जीन जा सकता है, लेकिन एक जीन इतने बड़ी बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच में कि ये दोनों एक दूसरे को जाने ना देते, और इसीलिए ये लिंक हो जाते। क्या हो जाते? लिंक, जिसको हम लिंकेज में आगे आपको अभी बताएंगे। फिर उसके बाद बोलता है वन जीन नीड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अनदर इंडिपेंडेंटली व्हेन दे आर लिंक ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। अगर वो सेम क्रोमोसोम पे दोनों लिंक हैं तो वो कभी भी सेपरेट होने नहीं देंगे, नहीं देंगे सेपरेट होने, इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं होने देंगे। 10 कॉलम ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमोसोम को, जबकि कॉलम बी रिप्रेजेंट कर रहा है जीन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीन को। आइए अब स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। ओके, segregate at time of gametes formation such that only one of each pair is transmitted to a gene। एक चला जाता है, दूसरा नहीं जाता। बट रिमेंबर यहां पे अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे, इंडिपेंडेंट पेयर सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यहां पे क्रोमोसोम जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट पेयर, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो होता है वो दूसरे में चला जाएगा, अलग अलग पेयर बना लेगा, सिग्रीगेट हो जाएगा। बट अगर हम बात करेंगे जीन की, तो जीन का एक सिंगल पेयर एक क्रोमोसोम पे भी होता है। क्या होता है? एक क्रोमोसोम पे होता है, तो वन पेयर सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर, है ना। ये जो पूरा का पूरा पेयर है वो इंडिपेंडेंटली सिग्रीगेट कर सकता है दूसरे पेयर के मुकाबले। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है दैट इज अ जीन, और दूसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज अ क्रोमोसोम्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये चीज जो पूरा का पूरा जो चार्ट था, यही चीज आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि काफी हद तक सिमिलैरिटीज शो करता है क्रोमोसोम जीन के साथ में, बट क्रोमोसोम्स सेपरेट कर सकते हैं। उसका डायग्राम यहाँ पे भी आपका है, इसको भी आप देख के समझ सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपके लिए लाया हुआ है, एक मिनट बस दीजिए मुझे, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, देखिए, ओके, सो रिमेंबर, लुक एट दिस। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिनेप्सिस होती है, ठीक है। देखिए सिनेप्सिस हुआ, क्रॉसिंग ओवर होगी उसमें, क्रॉसिंग ओवर में देखिए फ्रैगमेंट चेंज हो गए। फ्रैगमेंट इसलिए चेंज हो गए क्योंकि इनके जो जीन थे उनका डिस्टेंस क्या था? दूर दूर था, इसलिए वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो गई। और जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो नए कैरेक्टर्स बन गए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल जो है वो आपका फॉलो हुआ। क्या था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल ये था कि कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ में जा सकता है, राइट। बट अगर दो कैरेक्टर या दो जीन, अगर दो जीन आपस में लिंक हैं, दो जीन आपस में लिंक है, तो दे आर नॉट अ इंडिपेंडेंट, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते। यही चीज क्रोमोसोम और जीन में अंतर है। क्या अंतर है? मैंने आपको बताया, जो क्रोमोसोम है वो तो सेपरेट हो रहा है भाई, ये वाला अपना अगले अलग सेपरेट हो गया, ये अपना अलग पेयर बना लिया, ये अपना अलग पेयर बना लिया, ये अपना अलग, चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है, कोई बात नहीं है। ये अपने पेयर्स बना रहे हैं, देखिए ये अपने पेयर्स बना रहे हैं, 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 इनसे में कोई मतलब नहीं है। बट यहां जो जीन है दोनों, वो क्या है? वो तो भी पेयर में है ना। बट जब ये लिंक हो जाएंगे, जब ये क्या हो जाएंगे? लिंक हो जाएंगे। अगर ये लिंक होता तो ये पूरा नीला होता और ये पूरा गुलाबी, ये पूरा नीला होता, ये पूरा गुलाबी होता। जब लिंक हो जाते तब आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो ना करते, तब ये इंडिपेंडेंट ना होते, तब ये क्या होते? लिंक होते। नहीं समझे मेरी बात? अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई जब है, अगर ये दोनों लिंक होता, अगर ये दोनों लिंक होता, तो क्या कैपिटल आर जब भी कहीं जाता तो उसके साथ क्या जाता? उसके साथ में कैपिटल वाई भी जाता ना। तो कैपिटल आर क्या कभी स्मॉल वाई के साथ बना पाता? जी सर, कभी नहीं बना पाता, क्योंकि ये दोनों क्या थे? आपस में लिंक थे। अगर ये आर इसके साथ लिंक है तो वाई के साथ कैसे जा सकता था? नहीं जा सकता था ना। तो अगर दो जीन आपस में लिंक है तो नहीं जा सकते। बट क्रोमोसोम कभी लिंक नहीं हो सकते, वो इजिली सिग्रीगेट कर सकते हैं, बट जीन जो है वो लिंक हो सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं मेरी? अब तो इस तरीके से जो सिग्रीगेट कर जाएंगे वो आपके क्या है? वो आपके क्रोमोसोम है। जो सिग्रीगेट नहीं करेंगे कभी कभी केसेस में, वो आपके जीन है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे लिंकेज को लेकर के। जुड़े रहिए जेनेटिक्स के नए नए टॉपिक्स के अंदर, और आपसे बात करूंगा ढेरों सारी बातें। और ये चीजें भाई मैंने आपको बता दी हैं, तो आप इजीली अपने एनसीईआरटी लर्न कर लीजिएगा, काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं रात के 10 बजे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फाइन।